सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में। देखेंगे ये जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं, इस समय क्यों चर्चा में बने हुए हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की तरह और भी जूनोटिक डिजीज का आगमन हो सकता है यदि हमने पर्यावरण में संरक्षण के प्रयास को तीव्र नहीं किया। तो देखेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट आई है, इसमें कौन कौन से बिंदु बताए गए हैं और कैसे हम आने वाले समय में अगर जूनोटिक डिजीज से बचना चाहते हैं तो हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने वाले एक विधेयक के संदर्भ में। देखेंगे आखिर कौन सा यह विधेयक है जिसके वजह से समीक्षक यह कह रहे हैं कि इसकी वजह से हांगकांग की स्वायत्तता में कमी आ सकती है। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग। देखेंगे वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग क्या है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनोटिक डिजीज पर, अर्थात जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं, इसने वर्ष 2018 में 10 रोगों की ऐसी सूची जारी की थी जो महामारी में कन्वर्ट हो सकती थी। अर्थात लगभग 2 साल पहले 10 बीमारियों की एक सूची जारी की गई और कहा गया कि अगर यह बीमारियां बढ़ती हैं तो इसके वजह से महामारी का रूप धारण कर सकती हैं। इस सूची में जीका था, इबोला था और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अर्थात सार्स कोरोना वायरस था जो अभी आया हुआ है। यह भी बीमारी थी। आपको पता है इसको हम जो कोविड-19 है, इसको क्या कहते हैं, कोविड कोरोना वायरस का रूप है जो 2019 में आया है, लेकिन इससे पहले भी सार्स के सिम्टम्स दिखाई देते रहे। तो यही कहा गया कि जीका है, इबोला है, सार्स जैसी बीमारियां हैं, इनको उस सूची में रखा गया था जो 10 बीमारियों की सूची थी जो महामारी का रूप धारण कर सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक जो है कि अज्ञात बीमारी, जिसको हम एक्स डिजीज के नाम से जानते हैं या डिजीज एक्स के नाम से जानते हैं, इसको भी शामिल किया गया था। कहा गया था कि कोई ऐसी अज्ञात बीमारी आएगी जो हमें जिसके विषय में पता तो नहीं है लेकिन आएगी जरूर, ऐसा कहा गया था। तो ये दरअसल भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, ये पूर्वानुमान कर रहे थे। वह पूर्वानुमान कैसे सटीक बैठ गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो 10 बीमारियों की सूची जारी की, उसमें एक बीमारी थी, वह थी एक्स डिजीज या डिजीज एक्स भी इसको हम बोलते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो कोविड-19 है, यही क्या है, अज्ञात वायरस है, बीमारी है या फिर एक्स डिजीज है। इसका मतलब है कि जो इन्होंने कहा था कि कोई ऐसी महामारी आएगी जिसका हम नाम तो नहीं बता पा रहे हैं लेकिन आएगी, वो कहा जा रहा कोरोना वायरस ही है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है दासजक, वह WHO की उस टीम का हिस्सा थे जिसने महामारियों की, कौन सी महामारियों की, उन महामारियों की सूची बनाई थी, बीमारियों की सूची बनाई थी जो महामारी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो दासजक और इनके टीम ने अनुमान लगाया था कि जो डिजीज एक्स है, अर्थात जो अज्ञात बीमारी है, वह जानवरों से उत्पन्न होने वाली एक वायरल डिजीज होगी और ऐसी जगह पर उभरेगी जहां पर आर्थिक विकास ने लोगों और वन्य जीवों के साथ अपने संबंध काफी एक दूसरे के समीप बना लिए हैं। जैसे कि आपको वुहान का जो मार्केट है, जहां पर जानवरों को खुलेआम ऐसे ही बेचा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, वहां पर दुर्लभ जीवों के भी मांस मिलते हैं। तो इनका इशारा ऐसे क्षेत्र से था जहां पर खुले लोगों के बीच में ही क्या किया जा रहा हो, ऐसा मार्केट बनाया गया हो जहां पर क्या है, इस प्रकार के जीव रहते हो और यह जीव क्या करेंगे, इन जीवों से वायरस क्या होगा, व्यक्ति में संक्रमित होगा। यह इन्होंने अनुमान लगाया था। इसमें यह भी कहा गया था कि यात्रा और व्यापार के कारण यह बीमारी जल्दी से ही पूरे विश्व में फैल जाएगी, जैसा कि कोरोना वायरस फैल गया है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जो पशु चिकित्सक हैं, वह कहते हैं कि कोरोना के दौरान संक्रामक रोगों की जो हमारी समझ थी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन हम अभी बहुत कम जानते हैं। अब बात आइए क्या हुआ,
बात ये हुआ कि जो इन्होंने 10 बीमारियों का एक अनुमान लगाया था कि जो आगे चलकर महामारी में कन्वर्ट हो सकती थी, इनमें संक्रामक रोग ही थे। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक दूसरे के माध्यम से तेजी से फैलते हैं। अब इन्होंने कहा था कि जो एक कोरोना वायरस आया है, इस पर लेकर हम अभी जो संक्रामक रोगों के विषय में जितना हम जानते थे, इसने हमारी जानकारी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। अभी तक हमको लगता था कि हम संक्रामक रोगों को बहुत आसानी से रोक लेंगे, लेकिन कोरोना वायरस ने यह बता दिया कि यह आसान प्रक्रिया नहीं है। हुआ क्या है कि दरअसल वर्ष 2011 से 2018 के बीच में 172 देशों में कितने साल के अंतराल में लगभग जो है कि आप 7 साल के अंतराल पर देखिए कितनी 1483 महामारी की घटनाएं हुई, और इनमें से 2/3 जो महामारियां थी, जो बीमारियां थी, वह जूनोटिक थी। अब प्रश्न आएगा, जूनोटिक क्या है? तो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाले रोग को जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। अर्थात जो रोग स्पेशली क्या होता है, जानवरों में होता है, लेकिन वह अगर जानवरों से मनुष्यों में आ जाए, मनुष्यों में इसका प्रसार होने लगे, तो उसको हम जूनोटिक रोग कहते हैं। जूनोटिक जो संक्रमण होता है, जो रोग होता है, इसकी प्रकृति मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी के माध्यम से फैलता है। अर्थात जूनोटिक संक्रमण के लिए जरूरी नहीं है कि हम आप क्या करें, जो है कि प्रकृति के बीच में जीवों के पास ही जाएं। कई बार यह भी हो सकता है कि जीव संक्रमित हो, कोई पशु संक्रमित हो, और उस संक्रमित पशु जीव के संपर्क में आकर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई परजीवी हम तक चला आए, तब भी हम प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर दो चीजें आई। एक तो क्या है, अगर हम पशुओं के पास जाते हैं, पशुओं से कोई बीमारी हम तक आती है, तो इसको हम कहेंगे जूनोटिक डिजीज। ठीक इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट उससे संक्रमित नहीं हुए, लेकिन हम जहां पर रहते हैं वहां पर जीवों को मारा जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिससे बैक्टीरिया बनते हैं, वायरस बनते हैं, परजीवी बनते हैं, तो यदि यह उस क्षेत्र से बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी हम तक पहुंच जाते हैं, अर्थात हम तो नहीं गए लेकिन यह किसी माध्यम से हम तक चले आए, तो भी कौन सी डिजीज कहलाएगी? जूनोटिक डिजीज कहलाएगी। और यही जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या है कि जो बीमारियां पहले जानवरों को होती थी, अब हमको होंगी। कौन सी? मलेरिया है, इबोला है, HIV एड्स है, रेबीज है, और साथ ही साथ कोरोना वायरस कोविड-19 भी ये जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोगों की सूची है। अर्थात ये जो भी आपने नाम सुना, ये सब क्या थे? जानवरों के रोग थे, लेकिन क्या हुए? हम तक संचरित हुए। वर्ष 2018 में ग्लोब बीरोम जो प्रोजेक्ट था, इसको लॉन्च किया गया, और इसके तहत कहा यह गया कि आने वाले 10 वर्षों में उन सभी स्थानों को मिलाकर एक ग्लोबल एटलस का विकास किया जाएगा, जहां से प्राकृतिक जूनोटिक वायरस पाए जाने की संभावना है। अर्थात कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर क्या होता है, मानव और पशुओं का मेलजोल ज्यादा होता है, और जब मानव और पशुओं का मेलजोल ज्यादा होगा, तो यहीं से जूनोटिक बीमारियां जानवरों से चलकर आदमी तक आएंगे। तो कहा यह गया कि हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। और ये कब कहा जा रहा है? यह वर्ष 2018 में कहा जा रहा है, और ये 10 वर्षों में उन स्थानों को चिन्हित करके एटलस बनाया जाएगा जहां से फैल सकता है। ये सब कुछ हो पाता उससे पहले इनकी जो संभावना थी वो सही निकल गई, और बीमारी आ गई एक्स डिजीज, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। आज के वैज्ञानिकों के पास मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले सिर्फ और सिर्फ 260 वायरस की जानकारी है, जो जूनोटिक वायरस की संख्या का महज 0.1% है। अर्थात आज भी हम लगभग 99.9% संभावित जूनोटिक वायरस के विषय में अनभिज्ञ हैं, अर्थात नहीं जानते। इसको आसान शब्दों में कि अभी जो जूनोटिक बीमारियां हैं, हमने क्या समझाया, जो जानवरों से आती हैं, लेकिन जो अभी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां हैं, इनके हमें 260 वायरस का ही पता है, लेकिन ऐसे जो वायरस हैं इनकी संख्या लाखों में है। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि जितने वायरस को हम जानते हैं, जिनसे हम अभी निश्चिंत हैं, वह मात्र और मात्र 0.1% वह वायरस हैं, वो बीमारियां हैं जिनके विषय में हम जानते हैं। अदरवाइज 99.9% जो संक्रमित वायरस हैं, जो जूनोटिक वायरस हैं, अर्थात जो जानवरों से मनुष्य में आ सकते हैं, उनके विषय में तो हम जानते ही नहीं है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम यूनेप के नाम से जानते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में
प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। ध्यान दीजिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया गया। तो प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसने प्रकाश की है? इसको यूनेप ने किया है और इसका सहयोग दिया है अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान ने। इसमें इन्होंने यह जो रिपोर्ट है 6 जुलाई को जो है कि प्रस्तुत की। 6 जुलाई को क्यों? क्योंकि इसी दिन हम क्या करते हैं, विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे का मतलब, विश्व जूनोसिस दिवस का मतलब एक ऐसा दिवस है जिस अवसर को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? दरअसल 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर द्वारा एक प्रमुख जीनोटिक बीमारी जिसका नाम है रेबीज के खिलाफ पहला टीका विकसित किया गया था। रेबीज जानवर से आने वाली, सामान्यतः कुत्तों से आने वाली बीमारी है। तो यह देखिए क्या है, कुत्तों से आने वाली बीमारी को हमने कहा जूनोटिक। तो इसी 6 जुलाई को याद करते हुए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड जूनोसिस या विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं। जूनोटिक कहिए, जूनोसिस कहिए, लगभग एक ही चीज है। आज जूनोटिक बीमारी का प्रभाव कितना ज्यादा है, यह बात हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मध्यम आय और निम्न आय वाले देश हैं उसमें हर साल लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु जूनोटिक रोगों के कारण होती है, अर्थात उन बीमारियों से होती है जो सामान्यतः जानवर के कारण। यहां पर ध्यान दिया, यहां पर क्लियर कर दूं मैं, इसमें कोविड-19 के डेथ्स नहीं जुड़े हुए, मृत्यु नहीं जुड़ी है। अदरवाइज जूनोटिक डिजीज का यह जो रूप है काफी भयावह हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में न सिर्फ जूनोटिक बीमारियों की प्रकृति और प्रभाव पर चर्चा की गई है, बल्कि यह भी कहा गया है कि यदि इसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो कोविड-19 जैसी अन्य महामारियां आ सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, 10 बीमारियों की सूची जारी हुई जो कि क्या कर सकती थी, महामारी में कन्वर्ट हो सकती थी, और उसी में से एक्स डिजीज कोरोना वायरस के रूप में हमारे सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में हाल के समय में बढ़ते जूनोटिक जो है कि रोगों के पीछे 7 प्रमुख कारण बताए गए। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण है प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रयोग और इसके वजह से प्रकृति में हस्तक्षेप करना। भाई पशु रहते हैं जंगलों में, उनको रहने के लिए प्रकृति ने जंगल बनाए हैं, झाड़ियां बनाए हैं। जब आप क्या करोगे, इनका दोहन करोगे, आप उनके घर में जाओगे तो क्या हुआ, आपने प्रकृति में हस्तक्षेप किया। प्रकृति में हस्तक्षेप करके आप जीवों के पास जा रहे हो तो जो जीवों में बीमारियां हैं, जो जानवरों में बीमारियां, वो आपको होंगी। दूसरा कारण क्या बताया गया, प्राकृतिक क्षेत्र में अति प्रवेश और वन्य जीवों का बढ़ता उपयोग और दोहन। अर्थात न सिर्फ हम जो है कि जो जंगल वाले क्षेत्र है वहां खेत बना रहे हैं, वहां सड़कें बना रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, वहां पे जो जीव मिल रहा है उसको हम उठा ला रहे हैं, उसको हम उपभोग कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। एक दो जीवों को नहीं, हजारों लाखों जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको इन सब चीजों का ज्यादा आइडिया होगा। तीसरा कारण क्या बताया गया, हाल के समय में पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग। आपने एक चीज देखा होगा कि जो लोग क्या करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उनके पास एक अलग तर्क होता है। तर्क यह होता है कि अगर आपको अपने को फिट रखना है तो आप क्या करिए, आप नॉनवेज खाइए। हालांकि साइंटिफिकली यह माना गया है कि जितना आप जो है कि वेजिटेबल्स खाएंगे, जितनी आप उबली हुई सब्जियां खाएंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे, उतना ही क्या रहेगा, फायदा रहेगा। लेकिन फिर भी इस तर्क ने क्या किया है कि चूंकि हम मांस ज्यादा खाएंगे तो मांस का प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, इससे शरीर अच्छा रहेगा। इसने क्या किया, जानवरों की डिमांड बढ़ा दी है और हम जानवरों को पकड़ते जा रहे हैं, उनको खाते जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से कोई संक्रमित जीव कोरोना वायरस के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे सामने आएगा और पूरी सभ्यता के लिए चुनौती उत्पन्न कर देगा। उसके बाद क्या कहा गया है, गहन और अस्थिर खेती में वृद्धि। गहन का मतलब क्या है कि आप पहले एक खेत था, उसमें एक फसल उपजाते थे, दूसरे फसल के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, उस पर कई जीव निर्भर रहते थे उस खेत पर या उसमें उगने वाली घास पर। अब कोई घास नहीं उगती, आप फसल ही फसल उपजा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, प्रकृति में हस्तक्षेप हुआ। ये भी कारण है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जानवर जो है कि अब क्या कर रहे हैं, गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों से उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। जो पांचवा कारण बताया गया है, यात्रा और परिवहन। यात्रा और परिवहन का मतलब है कि जब आप यात्रा करेंगे तो सड़कों का निर्माण करेंगे, रेल नेटवर्क का निर्माण करेंगे, और जंगलों से, पहाड़ों से, मैदानों से होकर आप जब लेके जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं उनका आवास प्रभावित होता है, आप उनके संपर्क में आते हैं और उनकी जो बीमारियां हैं वो आपके संपर्क में आती हैं। अगला कहा गया है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव। पहले आपको
पता था कि जो हमारा जो फूड कल्चर था वो बहुत सिंपल था, आज हमने उसको बहुत परिवर्तित कर दिया है। तो इसकी वजह से प्रकृति में जो हमने हस्तक्षेप किया है, इसकी वजह से हम जानवरों के संपर्क में ज़्यादा आए। और सबसे लास्ट कारण है जलवायु परिवर्तन संकट। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मतलब ही क्या है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु में जब परिवर्तन होता है, जीवों में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसा कि आप कोरोना वायरस को भी जोड़कर देख सकते हैं। कुल मिलाकर 7 कारण बताए गए हैं, इन 7 कारणों को याद रखना है। वर्षा वनों में, अब इसके साथ समझिए जूनोटिक बीमारी सबसे ज़्यादा होती कहाँ। वर्षा वनों में एक बड़ी आबादी अफ्रीका के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में रहती है, जहाँ मानव पशु संपर्क तेजी से बढ़ रहा है, जिससे संक्रमण भी क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। जो आपने रेन फॉरेस्ट वाले एरिया देखे होंगे, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो जानवरों के अनुकूल है, जीवों के अनुकूल है, लेकिन हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका एशिया का क्षेत्र है, अफ्रीका का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जो जंगल के पास वाले एरिया हैं, या जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो शिकार करने वाले लोग हैं, ये जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ की जैव विविधता का नाश कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, प्रमुख कारण है। इस रिपोर्ट में जो भी ये भी कहा गया है कि यदि हमने पर्यावरण जानकारों का मानना है कि जूनोटिक रोगों का तेजी से फैलना जो है कि नहीं रोका, तो आगे आने वाले समय में कई तरह की चुनौतियां हो सकती हैं। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं, जूनोटिक रोगों का तेजी से फैलना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, बल्कि जिस तरह से मनुष्य ने प्रकृति के हर क्षेत्र पर क्या किया, अपना कब्जा किया है, अपना अधिकार जमाया है, इस प्रवृत्ति से क्या हुआ है, पर्यावरण को काफी क्षति पहुंची है, जैव विविधता का काफी नाश हुआ है। इसलिए उनका कहना है कि यह बीमारी तो आनी ही थी, क्योंकि हमारी गतिविधियां क्या है, ऐसे हैं। पर्यावरण को जानकारों का यह भी मानना है कि हम दूसरे जीवों के संपर्क में आएंगे तो उनकी बीमारियां भी हम तक क्या होंगी, आएंगे। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए इस रिपोर्ट में 10 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो भविष्य में जूनोटिक संक्रमण को रोकने में सहायक हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके? पहला है पशु जनित बीमारियों या जूनोटिक संक्रमण पर अध्ययन और खोज करना। अर्थात आखिर ये पशु जनित बीमारियां जानवरों में कैसे फैलती हैं, कैसे इनका रोकथाम किया जा सकता है, इनका प्रसार क्या है, कैसे इनको जल्दी पहचाना जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर भी और स्टडी करने की पहली कंडीशन बताई। दूसरा है कि जो पशु जनित बीमारियों की निगरानी और नियामक के जो तरीके उसको मजबूत करना। अर्थात जो भी, जैसे वुहान में हमने बताया कि वहाँ पर जो वेट मार्केट है, जो अर्ध मार्केट है, जहाँ पे पशु बिकते हैं, वहाँ पर अगर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन दिखती है जिससे वहाँ से वायरस फैल सकता है, जूनोटिक डिजीज जो है कि एक्सपेंड हो सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों पर आप कंट्रोलिंग बढ़ाइए, रेगुलेशन बढ़ाइए, जिससे वहाँ से बीमारी क्या हो, बाहर ना फैले। उसके बाद कहा गया है कि जैव सुरक्षा या जैव विविधता का संरक्षण को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्वाभाविक है, जब आप इन जैव विविधता को संरक्षण करने का प्रयास करेंगे तो आप क्या करेंगे, पशुपालन पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे और साथ ही साथ जीवों का विनाश नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जैव विविधता को हमें बढ़ाना होगा और इस पर भी स्टडी करना होगा कि क्या पशुपालन जो लोग करते हैं उनके माध्यम से क्या जूनोटिक बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। जैसा कि अभी G4 वायरस आपको मैंने बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि वहाँ पर जो लोग सुअर का मांस का उत्पादन करते हैं उनके अंदर सबसे पहले देखा गया था। सुअर की बीमारी इंसानों में हो रही थी और सबसे पहले उसके वाहक कौन बने कि जो उनका रख रखाव करते हैं, जो उनको पकड़ कर लाते हैं, जो उनका मांस बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला कहा गया कृषि और वन्य जीवों के अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जो लैंडफॉर्म है उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। इसका मतलब है कि हम कृषि को बढ़ावा देंगे लेकिन उसके साथ साथ वन्य जीवों का जो अस्तित्व है उसको बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीव नहीं रहेंगे, जब जानवर नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जीव जाते जाते ऐसी बीमारियों को फैला जाएंगे जो बीमारियां उनमें होती थीं उनका कोई कंट्रोल हमारे पास नहीं। अगला कहा गया है कि जो भूमि उपयोग है, जो सतत विकास योजना है, इसके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बेहतर और प्रभावी दृष्टिकोण का विकास करना होगा। अर्थात किस क्षेत्र में किस तरह का भूमि उपयोग किया जाए, कैसे सतत विकास को बनाए रखा जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, एक जो है कि बेहतर दृष्टिकोण अपना चाहिए और उसके प्लान के हिसाब से कार्य करना चाहिए। आगे कहा गया है सभी देशों में स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करना होगा। जैसे हम लोग, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग फेसबुक वगैरह पे हैं
हैं। तो वो लोगों ने देखा होगा, एक आध बच्चे ने मुझे भी ऐसा कुछ भेजा था, उसमें ये लिखा था कि इटली ने जो है कि इतने अस्पताल बनाए तो क्या हुआ, देखो आज जो है कि क्या कंडीशन है। अब वही चीज़ आप अपने ऊपर चेक कीजिए कि हुआ क्या है कि हमारे पास यदि हॉस्पिटल और ज़्यादा होते तो क्या हम बेहतर कंडीशन में नहीं होते। तो ये जो साइंस है, जो हॉस्पिटल है, इनकी संख्या ज़्यादा होगी, डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे, फैसिलिटी ज़्यादा होगी तो कभी भी हमारे लिए खराब नहीं है। आगे कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसे विकल्पों और उपायों को हमें बढ़ाना होगा जिससे जो लैंड फॉर्म है और जो जैव विविधता है उसमें भी कोई क्या हो, कमी ना आए, उसके स्वरूप में परिवर्तन ना हो या ना ही उस पर कोई क्षति पहुंचे। अर्थात जहाँ पे पहाड़ है वो पहाड़ी रहे, जहाँ पे जंगल है वहाँ जंगल रहे, जहाँ पे नदी है नदी बना रहे और वहाँ पे जो जीव है वहीं पे बने रहें। अर्थात ऐसा नहीं है कि खाद्य सुरक्षा के लिए जो कुछ भी मिल जाए, जैसे चीन वाले लोग खा रहे हैं वो ऐसे कुछ भी खा जाओ, फिर इंसान और फिर जानवर में तो कुछ तो अंतर रहना चाहिए। आगे कहा गया है कि बीमारियों के संदर्भ में लागत मुनाफा विश्लेषण को बेहतर बनाना होगा। अर्थात आप बीमारियों को कैसे, जैसे अगर हम कहें कि हमने क्या किया, एक जंगल वाले एरिया को साफ किया और साफ करके हमने वहाँ पर खेती की और उससे क्या हुआ, हमें 2000 10,000 20,000 या कितने का भी कुछ प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं से अगर कोई बीमारी फैल गई और उसने पूरे देश को लॉक कर दिया तो उसकी भी कीमत हमें जोड़ना चाहिए। इससे यह होगा कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो क्या करना क्या नहीं करना क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ कहा गया है एक स्वास्थ्य पहल अर्थात वन हेल्थ इनिशिएटिव पर बहुविषयक और अंतर विषयक तरीकों से निवेश पर जोर देना। अर्थात वन हेल्थ इनिशिएटिव का मतलब है एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें सभी चीज़ें शामिल हैं, कैसे हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है, चाहे हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे रहन सहन का स्तर हो या जान बीमारियों के फैलने की बात हो, सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद की जाए। अब कुछ प्रश्न और उत्तर हैं वह मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए। 2-3 प्रश्न हैं। क्या जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में जो प्रश्न उत्तर है, पहला प्रश्न है क्या जो वायरस के मानव में संचरण में इस समय वृद्धि हुई है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो अगर आपका उत्तर है हाँ तो बिल्कुल सही है। इसको एक एग्जांपल से मैंने जहां पे डाउन टू अर्थ में इस पे काफ़ी अच्छी कवर स्टोरी की गई है। दक्षिण भारत में कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको हम KFD के नाम से भी जानते हैं, पहले पश्चिमी कर्नाटक एक छोटे से शहर तक सीमित थी, लेकिन यह जो कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज है, जिसको मंकी फीवर के रूप में भी आप जानते हैं, KFD के रूप में भी जानते हैं, यह पश्चिमी घाट के अधिकांश राज्यों में फैल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले मानव से मानव में जो संक्रमण, जो वायरस का प्रसार होता था या जानवरों से जो प्रसार होता था, अब वो क्या हो गया, उसका दायरा बढ़ गया। दूसरा, क्या हम जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में जानवरों से अधिक संवेदनशील हैं? इसका उत्तर है कि मनुष्य और जानवर की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन इंसानों के लिए है जो है कि क्या होते हैं, यह रोग नए होते हैं, उनके विषय में हमारी जानकारी कम होती है, इसके कारण तुरंत इनसे क्या हो जाती है, काफ़ी हानि हो जाती है, जैसे कोविड-19 की वजह से हो पा रहे। आई होप समझ पाए होंगे कि जूनोटिक रोग का मतलब ऐसे रोगों से है जो जीवों से होता है, तो हमें उन सभी चीज़ों को रोकना होगा जिससे जीवों के साथ हमारा संपर्क बढ़ता है। आइए हम बात करते हैं हांगकांग की स्वायत्तता कम करने वाले विधेयक के संदर्भ में। आपको देखिए चीन का मैप है और इस पे देखिए हांगकांग लिखा दिखाई दे रहा हुआ, आपकी लोकेशन इसके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। छोटा सा बिंदु, छोटा सा एरिया, चीन से लगा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र हांगकांग है। यह वन कंट्री टू सिस्टम की व्यवस्था के तहत स्थापित है। इसका मतलब क्या है कि देश एक होगा, अर्थात चीन के ही अंदर माना जाएगा, लेकिन हांगकांग का अपना कानून होगा, अपना झंडा होगा, अपना मुद्रा होगा, अपना पासपोर्ट होगा, अपना वीजा सिस्टम होगा और ये सभी चीज़ें कंट्रोल करेगा। लेकिन जो विदेश और रक्षा विभाग है वो चीन के पास होगा। जो हम कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब ये है कि देश के रूप में मान्यता एक ही को, चीन को, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाला हांगकांग उसको बहुत ज़्यादा स्वायत्तता मिली है, इसीलिए कहा जाता है, चूंकि चीन का भी एक सिस्टम है, एक हांगकांग का भी सिस्टम है, इसीलिए कहा जाता है वन जो है कि कंट्री टू सिस्टम कहा जाता है, जो कि हांगकांग पे लागू है। यह एक वैश्विक महानगर है हांगकांग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, शब्द मैंने यूज किया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जबकि चीन पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। चीन की जो है एग्जीक्यूटिव अधिकारी यहाँ का क्या होता है, मुख्य होता है, जिससे चुनने में चीन की मुख्य भूमिका होती है। अर्थात हांगकांग का प्रमुख कौन होगा, वह जो है कि चीन का व्यक्ति सामान्यतः होता है। चीन और ब्रिटेन के मध्य हुए
प्रथम अफीम युद्ध के बाद, ध्यान दीजिएगा, चीन और ब्रिटेन के मध्य हुए प्रथम अफीम युद्ध के बाद 1842 में चीन ने हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया था। अफीम जो युद्ध हुआ तो चीन ने क्या किया, हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया। 1898 में संधि के माध्यम से हांगकांग ब्रिटेन को आगे चल के 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए क्या हो गया, लीज पर मिल गया। अर्थात चीन ने ब्रिटेन को सौंप दिया, लेकिन उसके बाद फिर इसने लीज बढ़वा ली। अब उसके बाद क्या हुआ, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हांगकांग पर जापान का कब्जा हो गया, लेकिन जापान आपको पता है बाद में हार जाता है। 1946 में हांगकांग में ब्रिटेन के हस्तक्षेप से नागरिक सरकार की स्थापना हुई। सरकार की स्थापना इस वजह से हुई ताकि सरकार वहां पे स्थापित करके एक व्यवस्था चलाया जाए। सहयोग किसका है इसमें, ब्रिटेन का। 1970 तक हांगकांग एशिया का इकोनॉमिक क्या बन चुका था, पावर हाउस बन चुका था। इकोनॉमिक पावर हाउस का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जो इकोनॉमी के क्षेत्र में लीड कर रहा है। 1997 में ब्रिटेन की हुकूमत में रहने के बाद इसको चीन को वापस सौंप दिया गया। कहा गया चीन से कि ये लो, आपने जो हमको सौंपा था, जिस पे हमारा अधिकार था, हम आपको सौंप रहे हैं। अब कहा गया कि हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था की मान्यता दी जा रही है। इसमें यह कहा गया कि जो हांगकांग की इकोनॉमी है और जो इसका पॉलिटिकल सिस्टम है, अर्थात राजनीतिक संरचना है, वह किससे होगी, वह चीन से अलग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नाम सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, जो है कि चीन का देश के रूप में। हाल ही में क्या हुआ है, ये मैंने बैकग्राउंड बताया, तो यहाँ पे 1 कंट्री 2 सिस्टम आप समझिए कि इसमें क्या है कि अगर उसकी स्वायत्ता हांगकांग की तभी तक बची रह सकती है जब वो अपने हिसाब से क्या करे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसीजन ले सके, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हाल ही में हांगकांग विधायिका ने एक राष्ट्रीय गान विधेयक अर्थात नेशनल एंथम बिल पारित किया है, जो चीन के राष्ट्रगान का अनादर करने वालों को अपराधी घोषित करेगा। कहाँ पास हुआ है, हांगकांग विधायिका। मैंने कहा कि हांगकांग में जो प्रमुख होते हैं वो समांतर चीन के समर्थक लोग होते हैं। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि नेशनल एंथम बिल लाया गया है हांगकांग में, और कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इसका अनादर करेगा उसको क्या किया जाएगा, अपराधी घोषित किया जाएगा। यह विधेयक उन लोगों से, अर्थात जो अगर जो है कि चीन के राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते हैं, उनको सजा देने का प्रावधान है। क्या सजा, 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है और $6,450 तक का जुर्माना हो सकता है। और एक चीज और कहा गया है कि यह जो कार्य होगा उसके लिए जरूरी है कि यह सिद्ध हो जाए कि चीन के राष्ट्रगान का क्या हुआ, अपमान हुआ है। बिल में साफ साफ कहा गया है कि सभी जो व्यक्तियों और संगठनों को चीनी राष्ट्रगान के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए और उचित अवसरों पर इसको बजाना और गाना भी चाहिए। तब जबकि यह तब है कि जबकि हांगकांग पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहा है, वो चीन के हस्तक्षेप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। चीन में जहां पे मानवाधिकार कम है, वहीं हांगकांग के जो लोग हैं वो मानवाधिकार को लेकर बहुत संवेदनशील है। लेकिन बावजूद इसके यह विधेयक 41:1 के बहुमत से पारित हुआ, अर्थात कोई एक व्यक्ति था जिसने सहमति नहीं दी, बाकी सभी लोगों ने दी, और 7 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुका है, अर्थात परसों से प्रभावी हो चुका है। इसके अर्थात जो नया ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको ये कह रहे हैं, आतंकी गतिविधियों और विदेशी संगठनों के साथ अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसको आजीवन कारावास की भी सजा दे सकती है। अर्थात ऐसा सिद्ध हो जाता है कि कोई व्यक्ति चीन के खिलाफ कुछ कदम उठा रहा है या किसी विदेशी संगठन से सहयोग ले रहा है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दे सकती है। चूंकि हांगकांग के लोग ये कह रहे थे कि हमें चीन से आज़ादी चाहिए, हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। स्वाभाविक है, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उनका प्रयास तो यही होगा कि उनको विश्व से सहयोग मिले, लेकिन अगर अब ऐसा मिलता है तो वह क्या हो जाएंगे, आतंकवादी घोषित कर दिए जाए। इसी के साथ साथ चीन की सरकार के पास हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में दखल देने का अधिकार भी अब क्या हो गया, बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया है, जब वहाँ पर हांगकांग में कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, चीन के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, तो हांगकांग की सरकार के माध्यम से उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उनका प्रत्यर्पण करना, उनको सजा दिलवाना, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, हस्तक्षेप बढ़ ही जा रहा है। जबकि हांगकांग के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि चीन उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। इस अर्थात जो अभी कानून बना है, इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को हांगकांग का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात कोई एक्टिविस्ट है, बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, तो उसको डराया जाएगा कि अगर आपने चीन के खिलाफ कुछ भी बोला, कि उसके झंडे का अपमान किया, जैसा कि आप देखते हैं जब एक देश में
उन्हें दूसरे देश के प्रति गुस्सा होती तो ये चीज़ें हो जाती, लेकिन अब यहाँ पर यह बात मना कर दी गई। बोलने की स्वतंत्रता, जो प्रेस की आज़ादी जैसे हमारे अधिकार हैं, वह राष्ट्रीय कानून के तहत इन्होंने कहा है हांगकांग ने कि संरक्षित होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस बल सेना जैसे कुछ जो विशेष परिवहन वाहन होते हैं या जो उनके उपकरण होते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनको नुकसान पहुंचाता है तो उसको आतंकवाद की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले की जो बात है वो सिर्फ व्यक्ति पर लागू नहीं होती, बल्कि एक कंपनी और संस्थाओं पर भी लागू होती है कि कोई भी जो है कि हांगकांग में रह के क्या कर सकता है, जैसे अभी तक चीन का विरोध करता आया था नहीं कर सकता है। स्थानीय अधिकारों को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं और कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की बिना वारंट के वह जांच कर सकते हैं, फोन को टैप कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। यह कानून जो हांगकांग के स्थायी और गैर स्थायी जो लोग वहां पे हैं उन सबके लिए क्या होता है, लागू होता है। हांगकांग में चीन समर्थित सरकार का कहना है कि इससे हांगकांग की जो स्वायत्तता मिली हुई थी, वन कंट्री टू सिस्टम, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन विश्लेषकों का मानना ऐसा नहीं है। यही कारण है कि यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की है। इसी आलोचना के केंद्र में एक नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इनके सामने सबसे बड़ी बात है कि आखिर हांगकांग को कैसे डील करें और इस पर चीन को कैसे रोकें, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है अगले साल यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अगर इसमें यह जो है कि हार जाते हैं तो उस हार के में एक कारण रहेगा हांगकांग में कि इन्होंने मजबूती से चीन को रोकने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वो आने वाले समय में कोई कड़ा रुख भी अपना सकते हैं। इसी के साथ अमेरिकी जो प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वह वर्ष 2019 के हांगकांग मानवाधिकार बिल पर कदम उठाएं। यह 2019 में जो हांगकांग मानवाधिकार बिल लाया गया था, इसमें क्या कहा गया था कि जो व्यक्ति भी हांगकांग के लोगों के मानवाधिकार का हनन करता है, चाहे वो चीन का व्यक्ति या हांगकांग को, उसको जो है कि उस पर कई प्रकार के नियंत्रण लगा दिए जाएंगे, वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी कुछ चीज़ें बातें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ पता चल रहा है कि यदि इस समय वाणिज्यिक हितों को देखते हुए अमेरिका ने कड़े कदम नहीं उठाए तो भविष्य में आने वाले जो जनरेशन वो पूछेगी कि जब हांगकांग में मानवाधिकार का हनन हो रहा था तब आप कहाँ थे। अधिकांश समीक्षक इस पर सहमत हैं कि इससे एक देश दो व्यवस्था की जो सिद्धांत का उल्लंघन होगा और हांगकांग की स्वायत्तता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो कि वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग पर है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके कारण विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों और साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की एक वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC के तहत लागू होने वाले पेरिस समझौते को, जो कि पेरिस समझौता हुआ था, उसको न सिर्फ लागू करने की बात की गई बल्कि वैश्विक इच्छा शक्ति, विल पावर को और मजबूत करने का प्रयास किया गया। आह्वान किया गया कि अगर हमने अभी इसको नहीं रोका तो आने वाले समय में यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस बैठक की सह अध्यक्षता यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के द्वारा की गई थी। बैठक में सम्मिलित जो सभी पक्षकार देश थे उनका मानना था कि जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको जलवायु परिवर्तन के साथ संतुलित करने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है काफ़ी खतरनाक है। विकासशील देशों की तरफ से भारत में विकासशील देशों की तरफ से भारत ने विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे जो विकासशील देश हैं उनको फाइनेंस की, टेक्नोलॉजी की कमी ना रहे। 30 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों के बीच जब ये बैठक चल रही थी, इसमें भारत ने विकसित देशों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि जो उन्हें वर्ष 2020 तक $1 ट्रिलियन की मदद मिलनी थी विकसित देशों से विकासशील देशों को, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। भारत ने अपने भी कुछ चीज़ें रखी। भारत ने कहा कि भारत ने वर्ष 2005 से 2014 के बीच अपनी जीडीपी की तुलना में उत्सर्जन का जो परसेंट है उसमें 21% की कमी की है। साथ ही साथ कहा कि वर्ष 2015 से मई 2020 तक भारत में जो बिजली उत्पादन में जो गैर जीवाश्म जो स्रोत हैं उनका परसेंटेज 30.5 से बढ़कर 37.7 हो गया है। अर्थात इस समय जो गैर जीवाश्म स्रोतों का परसेंट है हमारे ईंधन में, हमारे बिजली
बिजली उत्पादन में वह कितना है, 37.7%। सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि 8 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन का हमने वितरण करके इससे क्या किया है, स्वच्छ ऊर्जा को उन तक पहुंचाया है, जो कि अभी तक लकड़ी से या किसी अन्य चीज़ से भोजन बनाते थे, उसकी वजह से एक ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता था। उजाला योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है, जो ये बताता है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 तक भारत में स्टेज 6 जो कि फ्यूल का एक मानक है, इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जबकि इसे 2024 में लागू करना था। यह बताता है कि भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन वैश्विक सहयोग जब तक नहीं मिलेगा हम जो है कि क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े जो मुद्दे को एक साथ हम समाधान नहीं कर सकते। आई होप आप पूरे वीडियो को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।